हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम प्लांट्स वाला सेक्शन कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल्स सेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट हाउ कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। तो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, जैसे बच्चों ऑलरेडी हमने प्लांट्स में पढ़ा था, उस प्लांट्स में कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोन वाला सिस्टम होता है। सारे ही कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के फंक्शन जो हैं वो हार्मोन्स ही करते हैं। बट बिकॉज एनिमल्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, तो वहाँ पे सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम से जो है सारे फंक्शंस कंट्रोल नहीं हो सकते। तो एनिमल्स के पास दो कंट्रोलिंग के लिए सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। In animals, the nervous system and hormonal system are responsible for control and coordination, that is nervous system and endocrine. Nervous system and endocrine मतलब hormonal. एंडोक्राइन का मतलब ही वो होता है जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेशन का एक्ट करते हैं एनिमल्स में। Animals belonging to Coelenterata to Mammalia, control and coordination of body functions is enabled by specialized cells called neurons. ठीक है, जो एनिमल इस कैटेगरी में आते हैं, इस ग्रुप में सेलिएंट्रेटा और मेमेलिया, वहाँ पे जो सारा कंट्रोलिंग का फंक्शन है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं वही सारा कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन का फंक्शन करती हैं। बट इन हायर मेटाजोन्स आपको पता होगा मल्टी सेलुलर बॉडीज़ होती हैं, जैसे प्रोटोजोन्स होते हैं आपके यूनिसेलुलर, वैसे मेटाजोन्स जो होते हैं वो आपके हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो हायर मेटाजोन्स में दीज न्यूरॉन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोलिंग का फंक्शन करता है, किसमें? मेटाजोन्स में। एंथ्रोपोडा टू मेमेलिया देयर इज ऑल्सो एंडोक्राइन सिस्टम which is formed of a number of endocrine glands and control and coordinates the body functions through their specific chemical secretions called hormones. तो एंथ्रोपोडा और से लेकर मेमेलिया तक जो सारे एनिमल्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स इन किंगडम्स में आते हैं, वहाँ पर सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम करता है, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड से जो आपके केमिकल सिक्रीट होते हैं उन्हें कहते हैं हम हार्मोन्स। तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम के साथ साथ आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो भी पार्टिसिपेट करता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के फंक्शंस में। देन द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम कलेक्टिवली फॉर्म द न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे हमने कहा एनिमल्स में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, और इन दोनों सिस्टम्स को मिलाकर हम वो एक ही नाम देते हैं, न्यूरो और एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो मतलब नर्वस, एंडोक्राइन मतलब हार्मोनल सिस्टम। तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, जो आपका फाइलम पॉरीफेरा है उसमें जो स्पॉन्जीज हैं उनमें न्यूरॉन्स एब्सेंट होती हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन स्पॉन्जीज विच बिलोंग्स टू फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है बच्चों, अब हमने देखा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों करते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की जो सबसे बेसिक यूनिट है दैट इज़ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के बारे में हम देखते हैं। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की जो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है दैट इज़ न्यूरॉन। तो अब न्यूरॉन के बारे में समझते हैं। अ न्यूरॉन इज़ अ नर्व सेल विद ऑल इट्स ब्रांचेस। तो न्यूरॉन क्या है? एक नर्व सेल है जिसमें ब्रांचेस भी होती हैं। तो नर्व सेल सारी ब्रांचेस के साथ मिलाकर हम उसे कहते हैं न्यूरॉन। इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइज बॉडी सेल फाउंड इन ह्यूमंस एंड इज़ ओवर 100 सेंटीमीटर्स। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा सेल कौन होता है? न्यूरॉन होता है, और जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर या उससे भी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूरॉन हैज़ 3 पार्ट्स, साइटोन, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। इसका डायग्राम भी स्टडी करेंगे, पहले इसके सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं।
फर्स्ट पार्ट है साइटोन। साइटोन को ही हम पेरिकैरियन या सेल बॉडी या सोमा भी कहते हैं, ठीक है। साइटोन इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिकैरियन या सेल बॉडी या सोमा। सेल बॉडी हम ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं साइटोन के लिए। एंड इट इज़ ऑफ वेरिएबल शेप, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, इट इज़ वेरिएबल। अगर माइक्रोस्कोप में आप इसको देखोगे तो इसकी कभी भी एक स्पेसिफिक या फिक्स्ड शेप नहीं होती, इट कीप्स ऑन वेरिंग। देन इट्स ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रैन्युलर होता है, ग्रैन्युलर मतलब दानेदार, ठीक है। तो ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म है जिसे हम कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। इट हैज़ अ लार्ज स्फेरिकल एंड सेंट्रिक न्यूक्लियस विद न्यूक्लियोलस। और साइटोन में जो आपका न्यूक्लियस है ऑलमोस्ट सेंट्रिक है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, स्फेरिकल शेप का है, काफ़ी बड़ा है, और साथ में उसके न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। देन न्यूमरस फाइन थ्रेड्स कॉल्ड न्यूरोफाइब्रिल्स फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अब साइटोन में जब भी कोई सेंसेशन या किसी स्टिमुलस को ये सेंस करेगा तो इसमें जो सिग्नल पास ऑन होता है वो नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में होता है, और वो कौन लेके जाता है, वो कंडक्ट करती हैं। साइटोन में बहुत सारे फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। इनका काम क्या है, ये नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं, लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। देन थर्ड है अ नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड निजल्स ग्रैन्यूल्स विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। साइटोन में निसल्स ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो निसल्स ग्रैन्यूल्स बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। Then numerous mitochondrias to provide energy for conduction of nerve impulses। जैसे भी हमने पढ़ा इसमें न्यूरोफाइब्रिल्स का काम क्या है, नर्व इम्पल्सिस को कंडक्ट करना। अब नर्व इम्पल्सिस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो इसके पास न्यूमरस माइट्रोकॉन्ड्रियाज होते हैं जो एनफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इम्पल्सिस को कंडक्ट करने के लिए। ये था आपका फर्स्ट पार्ट किसका, न्यूरॉन का, दैट वाज साइटोन या सेल बॉडी। सेकंड पार्ट है डेंड्राइट्स और डेंड्रन्स। वन और मोर स्मॉल साइज नर्व प्रोसेसेस। तो ये नर्व प्रोसेसेस होती हैं, सिंगुलर है तो डेंड्रन्स, और उसी के आगे फर्दर ब्रांचिंग होती है जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं। तो बेसिकली डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स एक ही बात है। इट ऑलवेज ब्रांच्ड एंड नॉट कवर्ड बाय मेड्युलरी शेल्थ। जो आपके डेंड्राइट्स हैं वो हमेशा ब्रांच्ड होते हैं, एक से ज़्यादा इसकी ब्रांचेस निकली होती हैं, और ये कवर नहीं होती है मेडुलरी शेल्थ से। नाउ व्हाट इज़ मेडुलरी शेल्थ, ये एक तरह की कवरिंग होती है जो कि माइलिन की बनी होती है, ठीक है। माइलिन बेसिकली आपके फैट्स होते हैं, जैसे हमारे भी स्किन का कलर जो है वो माइलिन पे डिपेंड करता है, कितने माइलिन्स क्रिएट हो रहे हैं आपके। तो डेंड्राइट्स जो हैं वो हमेशा ब्रांच्ड होते हैं और उसमें मेडुलरी शेल्थ की कवरिंग नहीं होती, दैट इज़ माइलिन की कवरिंग नहीं होती। देयर न्यूरोप्लाज्म कंटेन्स बोथ न्यूरोफाइब्रिल्स एंड निजल्स ग्रैन्यूल्स। तो जो जैसे साइटोन के पास भी न्यूरोफाइब्रिल्स और निजल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, वैसे ही डेंड्राइट्स के पास भी न्यूरोफाइब्रिल्स और निजल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये भी अपना प्रोटीन खुद सिंथेसाइज करते हैं। Then these receive the informations from the receptor cells, initiate the electrical impulses and conduct the nerve impulses towards the cytone। तो डेंड्राइट का काम क्या है, जब स्टाइमुलस से कोई चीज़ सेंस होगी तो वो इन्फॉर्मेशन ये रिसीव करती हैं, कहाँ से, वही रिसेप्टर सेल से या सेंस ऑर्गन से। तो रिसेप्टर सेल से इन्होंने इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया और डिपेंडिंग अपॉन दैट इन्फॉर्मेशन ये इनिशिएट करती हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, और वो किस तरफ जाती हैं, दे गोज टूवर्ड्स द साइटोन। तो डेंड्राइट जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को साइटोन की तरफ लेके जाता है, टूवर्ड्स द साइटोन। तो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। नाउ वी विल सी द थर्ड पार्ट, दैट इज एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या है, दिस इज़ द लार्जेस्ट साइज नर्व प्रोसेस। तो जैसे डेंड्राइट्स पे आपकी नर्व प्रोसेसेस हैं, वैसे ही एक्सॉन भी क्या है, नर्व प्रोसेस है, बट दिस इज़ द लॉन्गेस्ट। न्यूरॉन का सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है, तो दैट इज़ एक्सॉन, एंड इट इज़ ऑलवेज सिंगल, ठीक है। दिस इज़ नॉट कि मल्टी नहीं है, बहुत सारे बैंड नहीं है, दिस इज़ अ सिंगल। एक्सॉन जो है एक न्यूरॉन में एक ही एक्सॉन प्रेजेंट होता है।
इट मे और मे नॉट बी कवर्ड बाय मेडुलरी शेल्थ। अब जो एक्सॉन है उसके ऊपर मेलिन की कवरिंग हो भी सकती है और नहीं भी, कहीं होती है कहीं नहीं होती है। देन इट कंडक्ट्स द नर्व इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द साइटोन। अब डेंड्राइट जो है वो टूवर्ड्स द साइटोन लेके जाता है और एक्सॉन जो है वो अवे फ्रॉम द साइटोन, साइटोन से दूसरी तरफ लेकर जाता है। एक्सॉन फॉर्म्स अ स्वेलिंग कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब एट इट्स एंडिंग विच कम्स वेरी क्लोज टू द डेंड्रन ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो जो एक्सॉन का एंडिंग होती है, जो जिसको हम नर्व एंडिंग कहते हैं, वहाँ पे एक आपको छोटा सा बलून टाइप शेप दिखती है विच इज़ कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब, नर्व के एंडिंग पे होता है और ये कनेक्ट करता है नेक्स्ट वाली न्यूरॉन को उसके डेंड्राइन के साथ। तो एक्सॉन की जो एंडिंग है, नर्व की एंडिंग, वो कनेक्ट होगी नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ। तो कौन कनेक्ट करता है? साइनेप्टिक नॉब। और जो साइनेप्टिक नॉब और डेंड्रन के बीच का डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड साइनेप्स। दिस क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्रन ऑफ द अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। एक जो सेल ख़त्म होती है दैट इज़ उसकी जो नर्व एंडिंग होती है, वहाँ पे आपका साइनेप्टिक नॉब प्रेजेंट होता है जो नेक्स्ट वाली न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो उनके बीच का जो स्पेस होता है दैट इज़ कॉल्ड साइनेप्स। हेयर साइनेप्टिक नॉब सिक्रीट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल which initiates an electric impulse on dendrons of the next neurons। तो जैसे हमने कहा भी एक्सॉन के पास तक वो नर्व इम्पल्स की, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की फॉर्म में आता है, लेकिन जैसे ही साइनेप्टिक नॉब के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो वहाँ से वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कन्वर्ट करके वहाँ से एक केमिकल रिलीज़ करता है विच इज़ कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये केमिकल है जो कि जाता है नेक्स्ट डेंड्राइन के पास और वहाँ पे ये फिर से कन्वर्ट, वहाँ जो आपकी न्यूरोफाइब्रिल्स होती हैं वो फिर से उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में कन्वर्ट कर देती हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है बेसिकली आपका एसिटाइल कोलिन होता है। आगे इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ये है आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। आपको ड्रॉ करने के लिए आता है तो आपने इसको अच्छे से ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। ये है एनसीईआरटी का डायग्राम। यहाँ पे देखिए तो 3 पार्ट्स हमने कहा न्यूरॉन के होते हैं। वन इज़ दिस होल थिंग, ये जो आपको बीच वाला पोर्शन दिख रहा है दिस इज़ कॉल्ड सेल बॉडी। सेल बॉडी या इसे ही साइटोन कहते हैं। और यहाँ से निकले हैं ये डेंड्रॉन्स और इनकी देखिए ब्रांचिंग। तो ये सारी ब्रांचेस क्या हैं? दीज आर डेंड्राइट्स। तो ये जो आपको दिख रही हैं सारी थ्रेड लाइक ब्रांचेस वो सारी हैं डेंड्राइट्स। और बीच में बिल्कुल सेंटर में स्फेरिकल शेप का काफ़ी बड़ा सा न्यूक्लियस है, इसके अंदर ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। देन दिस लॉन्गेस्ट पार्ट कम्स इनटू पिक्चर एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्सॉन, जो सबसे लंबा पार्ट होता है किसका? न्यूरॉन का। न्यूरॉन इटसेल्फ इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी और न्यूरॉन के जो 3 पार्ट्स हैं उसमें से लॉन्गेस्ट पार्ट है एक्सॉन। ये एक्सॉन की एंडिंग पे देख रहे हो आप जो ब्रांचेस निकल रही हैं ये होती हैं आपकी, इसको कहते हैं नर्व एंडिंग्स। और इनके बिल्कुल एंड पॉइंट पे यहाँ पे थोड़ा सा ये बॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दीज आर कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब्स। इसी का थोड़ा सा मैग्नीफाइड वर्जन यहाँ पे दिखाया है। ये आपकी जो आपके ये साइनेप्टिक नॉब्स हैं ये देखिए कनेक्टेड हैं किसके साथ? मसल्स के साथ, है ना। वैसे ये वाले आपके जो नर्व एंडिंग्स हैं वो नेक्स्ट वाले न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होंगी, इस तरह से वो नेक्स्ट वाले न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होंगी। एट द एंड जहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट होना है वहाँ पर ये कनेक्टेड होंगी किसके साथ? मसल के साथ। ये है आपका मसल फाइबर, इसके ऊपर सारी कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स एंड ऑल दैट बनी है। तो यहाँ पे ये जो जंक्शन है जहाँ पे नर्व की एंडिंग कनेक्ट हो रही है आपकी मसल के साथ, यहाँ पर होते हैं आपके न्यूरो, इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसी का क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आप इसको इस तरह से कट करते हो तो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे काफ़ी सारे माइट्रोकॉन्ड्रियाज हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बिकॉज इम्पल्सेस को कंडक्ट करना है किसने? न्यूरोफाइब्रिल्स ने। तो ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो इस बुक में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए ये है आपका साइटोन, इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस, इसके अंदर ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और इसके बीच में ही, क्योंकि ये कैसा है? ग्रेनुलर, दानेदार है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे और भी ऑर्गेनेल्स और स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ पे पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स, इसी के अंदर हैं जो कि नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं। और इस जो बाहर की तरफ निकले हैं दीज आर डेंड्रन्स, इन्हीं के आगे ब्रांचेज हैं, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स।
इतने सारे डेंड्राइट्स हैं, बीच में न्यूक्लियस है और न्यूरोफाइब्रिल्स हैं, ठीक है। ये और ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला जो ब्रांचिंग वाला पार्ट है दैट आर डेंड्राइट्स, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है दैट इज साइटोन या सेल बॉडी। अब यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे देखिए लंबा सा पोर्शन दैट इज एक्सॉन, तो ये सारा पार्ट है एक्सॉन। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, बीच में आपको कंस्ट्रिक्शंस दिख रही होगी, मुड़ाव। यहाँ पे जो नैरो वाला पोर्शन है इनको नोड या इंटरनोड्स कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, ओके। यहाँ पे जो आपका ये साइटोन है, इसी में आपके निजल्स ग्रेन्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स एंड निजल्स ग्रेन्यूल, जो कि RER होता है बेसिकली, जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। अब यहाँ पे एक्सॉन है, यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे साइड पे ये आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं, पेरीफ्री पे हैं। यहाँ पे सेल बॉडी में सेंटर में न्यूक्लियस है, इस वाले पार्ट में न्यूक्लियस आपके पेरीफ्री पे प्रेजेंट होते हैं साइड पे। यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन में आपको एक आउटर कवरिंग दिख रही है, दिस इज कॉल्ड मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर। इसके ऊपर क्या है, मेड्यूलेटेड शेल्थ है, जो कि बेसिकली माइलिन की कवरिंग होती है। और इस तरह से यहाँ अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ होती है। और इस कवरिंग के अंदर वाला पोर्शन होता है न्यूरोलेमा, ठीक है, जिसके ऊपर कवरिंग नहीं है, जो डबल कवरिंग होगी वो मेडुलेटेड होगी, और जहाँ कवरिंग नहीं है दैट इज़ अनमेडुलेटेड। तो कहीं पे ये मेडुलेटेड होती हैं, कहीं पर अनमेडुलेटेड। और ये एक्सॉन के बाद यहाँ पे जो इसका पोर्शन बाहर निकला है, दीज आर कॉल्ड नर्व एंडिंग्स। और नर्व एंडिंग्स के जो एंड वाला पार्ट होता है, जो कि नेक्स्ट वाली सेल के डेंड्राइट्स के साथ कनेक्टेड होगा, तो इसके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड साइनेप्स। और यहीं पर देखिए, यहाँ पे जो आपका सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की फॉर्म में आता है, और यहाँ आते ही वो कन्वर्ट होके यहाँ से ये जो साइनेप्टिक नॉब होता है, यहाँ से एक न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट करता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट इन्फॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आ रही हैं। यानी कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस वाला सिग्नल जो है वो केमिकल की फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो बेसिकली आपका एसिटाइल कोलिन होता है, एसिटिल कोलाइन। और यहाँ पे देखिए, ये अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से आ रहा है और उसी फॉर्म में अगर आगे जाएगा, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स कभी ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। ज़्यादा होगी तो ये डैमेज कर देगी नर्व एंडिंग्स को, फिर सिग्नल आगे नहीं जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे इसका कन्वर्ट होना केमिकल फॉर्म में इज़ नेसेसरी। यहाँ पे केमिकल फॉर्म में होगा, नेक्स्ट यहाँ पे जाके फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की फॉर्म में कंडक्ट करेगा। तो ड्यूरिंग दैट इज दिस पोर्शन, यहाँ पे सिग्नल ट्रेवल करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की फॉर्म में, बट एट द एंड ऑफ सिनेप्सिस इट कन्वर्ट्स इनटू केमिकल फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। आपने इसको अच्छे से ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है। अब आगे देखते हैं। ओके, अभी हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो 3 तरह की न्यूरॉन्स होती हैं, सेंसरी, एसोसिएशन एंड मोटर। सेंसरी न्यूरॉन्स का ही दूसरा नाम है एफरेंट न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन्स को कहते हैं इफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट और ये इफरेंट। एफरेंट बेसिकली सामने वाला, आगे वाले को बोलते हैं, रिफरेंट हम पीछे वाले को बोलते हैं। अभी डायग्राम में समझेंगे। तो 3 तरह की न्यूरॉन्स होती हैं, सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन, सेकंड है एसोसिएशन न्यूरॉन, एंड थर्ड वन इज़ मोटर और इफरेंट न्यूरॉन। तो तीनों को हम डिफरेंसेस के थ्रू ही समझ लेते हैं। फर्स्ट है लोकेशन। तो सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, सभी सेंस ऑर्गन्स में, वहीं से तो सेंस करेंगी। तो सेंसरी न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन्स। तो जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वहाँ पर ये सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं। देन और एसोसिएशन न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स, ये दोनों ही प्रेजेंट होती हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एसोसिएशन न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं। अब इनके फंक्शंस देखते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन है, ये रिसीव करेगी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर्स एंड कंडक्ट देम टूवर्ड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं, जो कि प्रेजेंट हैं सेंस ऑर्गन पे, जैसे कि आपकी स्किन पे, अगर आप किसी गर्म चीज़ को टच करोगे तो यहाँ से वो नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो उनको रिसीव करेगी रिसेप्टर से, यानी कि स्किन से, और उन्हें कंडक्ट करके उस सिग्नल को कहाँ भेजना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, दैट मीन्स कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब एसोसिएशन न्यूरॉन्स का क्या काम है, ये लिंक करती हैं किसको, एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन टू द डेंड्राइट ऑफ द मोटर न्यूरॉन। देखिए सेंसरी न्यूरॉन्स ने जो इम्पल्स जनरेट हुए, यानी कि सेंस किया है स्टिमुलस को, वो रिसीव करेंगी, और डिपेंडिंग अपॉन द एक्शन किसको करना है, मोटर न्यूरॉन्स को। तो इन दोनों के बीच में लिंक होती है एसोसिएशन न्यूरॉन।
तो इस सेंसरी न्यूरॉन का एंड क्या होगा, ऑब्वियसली एक्सॉन, एक्सॉन के एंड पे नर्व एंडिंग्स होती हैं, उसको कनेक्ट होना है नेक्स्ट वाली सेल के न्यूरॉन से। तो वो किसकी न्यूरॉन किसके डेंड्राइट से कनेक्टेड होगी, मोटर न्यूरॉन्स के। तो यहीं पर लिखा, यहाँ पर भी यही लिखा है, एसोसिएशन न्यूरॉन्स आर लिंक बिटवीन एक्सॉन ऑफ सेंसिटी न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ द मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन का क्या फंक्शन है, ये कंडक्ट करती हैं मोटर इम्पल्सिस को जो उसको मिलती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, टू द इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन क्या होगा आपका, जिसको एक्शन करना है, रिस्पॉन्स करना है, और वो बेसिकली हमेशा या तो मसल सेल्स होंगी या फिर ग्लैंडुलर सेल्स होंगी। ठीक है, एक्शन क्या होगा, इनके रिस्पॉन्स क्या होगा, या तो किसी चीज़ को मूव करना होगा तो उसके लिए मसल्स रिस्पॉन्सिबल होंगी, या फिर कोई पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करना होगा तो वो ग्लैंड्स करेंगी। ठीक है, एंजाइम भी हो सकता है कुछ भी, तो सिक्रीशन वाला पार्ट ग्लैंड्स का होगा और मूवमेंट वाला पार्ट मसल्स का होगा। तो मोटर न्यूरॉन जो हैं वो कंडक्ट करती हैं मोटर इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन तक। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपकी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर इज एन एक्सॉन ऑफ अ न्यूरॉन कवर्ड विद 1 or 2 शेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेल्स दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। तो हम एक्सॉन्स को बेसिकली नर्व फाइबर कहते हैं, जो लंबा सा पोर्शन होता है किसका, न्यूरॉन का। तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट एक्सॉन ही होता है, तो उसको हम नर्व फाइबर भी कहते हैं। तो नर्व फाइबर पे या तो आपकी कोई ना कोई कवरिंग होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन कैसी कवरिंग है, कैसा शेल्थ है उसके ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली 2 टाइप्स की होती हैं, मेड्यूलेटेड एंड नॉन मेड्यूलेटेड। मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स एंड नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स, इनको भी हम डिफरेंसेस से ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फर्स्ट है अक्रेंस कहाँ पाई जाती हैं, तो मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स पाई जाती हैं वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके वाइट मैटर में पाई जाती हैं, जबकि नॉन मेड्यूलेटेड ब्रेन के ग्रे मैटर में पाई जाती हैं। ठीक है, जो अभी थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में। जो आपका ब्रेन होता है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसका जो आउटर वाला पार्ट होता है, वहाँ पे ये वाले फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं नॉन मेड्यूलेटेड, और उनकी वजह से इसका कलर हल्का ग्रेश पिंकिश सा कलर होता है, तो उसको ग्रे मैटर कहते हैं। और जो उसके अंदर वाला पार्ट होता है, वहाँ पे आपकी मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से उसका कलर जो होता है वो वाइटिश होता है। ठीक है, तो आपका ब्रेन के 2 कलर वाइज आप 2 पार्ट्स कह सकते हो, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। तो ग्रे मैटर होता है नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स की वजह से, और वाइट मैटर होता है मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स की वजह से। ओके, देन है शेल्स, यानी कि जो कवरिंग है। तो 2 कवरिंग्स होती हैं किसमें, मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स में। 2 शेल्स आर प्रेजेंट, इनर मेडुलरी शेल्स एंड आउटर न्यूरोलीमा। अंदर की तरफ मेडुलर शेल्थ होगी और बाहर की तरफ न्यूरोलेमा की कोटिंग होगी। नॉन मॉड्यूलेटेड में आपका मेडुलरी शेल्थ नहीं होता, सिर्फ न्यूरोलीमा होता है। तो ओनली न्यूरोलेमा बट नो मेडुलरी शेल्थ इज प्रेजेंट इन नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। नेक्स्ट है नोड ऑफ रेनवियर या इंटरनोड्स। तो वो मेडुलेटेड में प्रेजेंट होते हैं लेकिन नॉन मेडुलेटेड में एब्सेंट होते हैं। स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, तो मेडुलेटेड नर्व में इम्पल्स बहुत फास्ट मूव करती है, कंडक्शन बहुत फास्ट होती है, वेयर एज नॉन मेडुलेटेड में ये जो कंडक्शन है इम्पल्सिस की वो काफ़ी स्लो होती है। इसको डायग्राम से समझते हैं। यह है नर्व फाइबर्स, फर्स्ट वन है मेडुलेटेड और सेकंड वन है नॉन मेडुलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका सेंटर में जो लंबा सा पोर्शन दिख रहा है दैट इज़ एक्सॉन, और उसके ऊपर आपको यहाँ पे आउटर कवरिंग दिख रही है। तो ये है आपका अंदर आपके न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है एक्सॉन में, और ये मेडुलरी शेल्थ है जो बाहर कवरिंग है, बीच न्यूक्लियस इसमें पेरिफेरी में होता है, पीछे भी देखा था हमने स्ट्रक्चर में। और बीच में जो आपकी कंस्ट्रिक्शन या नैरो पोर्शन है, दीज आर कॉल्ड इंटरनोड, इसे नोड ऑफ रेनवियर भी कहते हैं। तो ये मेडुलेटेड है, इसमें 2 परतें हैं। ठीक है, 2 जो माइलिन की कोटिंग्स हैं। और ये है आपका नॉन मेडुलेटेड, यहाँ पे देख सकते हो एक तरफ तो आपको दिख रही है, यहाँ पे इस तरफ देखिए, यहाँ पर जो है वो है सिर्फ न्यूरोलेमा प्रेजेंट है, इसके बाहर जो है वो माइलिन की कवरिंग नहीं है। तो ये हो गया आपका नर्व फाइबर्स। ओके, नेक्स्ट वी सी नर्वस कोऑर्डिनेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं। तो किस तरह से नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है हायर ऑर्गेनिजम्स में। तो इन हायर ऑर्गेनिजम्स 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम कोऑर्डिनेट्स विद वन अनदर।
ठीक है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में 3 तरह के सिस्टम आते हैं, रिसेप्टर सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड इफेक्टर सिस्टम। रिसेप्टर सिस्टम इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ रिसेप्टर्स दैट इज सेंस ऑर्गन्स, जिसने कि स्टिमुलस को रिसीव करना है तो वो सेंस ऑर्गन्स ही करते हैं, उन्हीं को हम रिसेप्टर्स कहते हैं। ये क्या है, ग्रुप ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स विच रिसीव स्टिमुलाई। तो सेंस ऑर्गन्स में आपकी सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, उन्हीं की बात करें यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं वो कौन है, सेंसरी नर्व्स या सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि प्रेजेंट होती हैं आपके रिसेप्टर सिस्टम में। दे चेंजेस देम टू द नर्व इम्पल्सिस, वो स्टिमुलाई से रिसीव करती हैं सिग्नल को और उसको कन्वर्ट करती हैं नर्व इम्पल्स में और कैरी करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाती हैं। कौन लेके जाता है, नर्व फाइबर्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर जो नर्व फाइबर्स हैं वहीं पर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अभी रिसेप्टर्स जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तो रिसेप्टर्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। फोटो रिसेप्टर, फोटो मतलब लाइट, तो फोटो रिसेप्टर्स फॉर लाइट, और कहाँ लोकेटेड होते हैं, इन द आइज, क्योंकि आंखों से ही आप लाइट को सेंस कर सकते हो। देन फोनो रिसेप्टर, फोनो मीन्स साउंड, फोनो रिसेप्टर्स आर फॉर साउंड एंड दे आर लोकेटेड इन द इंटरनल ईयर्स, ठीक है, ऑब्वियसली कान से आवाज़ सुनोगे आप। देन ओल फैक्ट्री रिसेप्टर, ओल फैक्ट्री मतलब स्मेल के लिए, तो ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स आर फॉर स्मेल and they are located in nasal chambers. Then gustato receptors, gustato मतलब टेस्ट के लिए, तो कहाँ लोकेटेड होंगे, टंग के टेस्ट बर्ड्स में। Then tango receptor, tango means for touch, तो कहाँ प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली स्किन में, टच जहाँ हाथ से या किसी भी चीज़ के से करते हो तो स्किन ही टच होती है, तो tango receptors that is for touch and located in the skin. देन लास्ट रिसेप्टर्स हैं आपके थर्मो रिसेप्टर्स, दीज आर फॉर चेंज इन टेम्परेचर। थर्मो मतलब टेम्परेचर, ओके, थर्मल हीट को भी बोलते हैं, बट थर्मो यहाँ पे टेम्परेचर के लिए है। तो जो भी चेंज हो रहा है टेम्परेचर में वो भी आप आपकी स्किन से ही सेंस करोगे, तो कहाँ लोकेटेड होते हैं, दीज आर लोकेटेड इन द स्किन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं जिसमें 3 सिस्टम आएंगे, रिसेप्टर, नर्वस एंड इफेक्टर। तो नर्वस रिसेप्टर सिस्टम हमने देख लिया, इसमें सारे रिसेप्टर्स को भी हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। ओके, सेकंड इज नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का काम क्या है, देखो रिसेप्टर सिस्टम ने तो स्टिमुलस से रिसीव कर लिया सिग्नल को। नाउ नर्वस सिस्टम विल एनालाइज द सेंसरी नर्व इम्पल्सेस एंड इनिशिएट्स द एप्रोप्रिएट मोटर नर्व इम्पल्सेस which are carried to appropriate effector organ by nerve fibers of the motor nerves. अब सेंसरी ऑर्गन से सेंस कर लिया किसने, सेंसरी न्यूरॉन्स ने। अब वो सिग्नल कहाँ पे आ गया, नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। वो क्या करेगा, वो उन सिग्नल्स को एनालाइज करेगा और एनालाइज करके समझेगा कि कौन सा रिस्पॉन्स देना है। तो रिस्पॉन्स कौन देता है, आपका मोटर ऑर्गन या इफेक्टर ऑर्गन। तो ये एनालाइज करके सेंसरी नर्व इम्पल्सिस को एक एप्रोप्रिएट सिग्नल जो है मोटर नर्व इम्पल्सिस में जनरेट करेगा और वो जो है पर्टिकुलर इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचेंगी बाय नर्व फाइबर्स ऑफ द मोटर नर्व्स। तो ये काम है नर्वस सिस्टम का। तो अब सिग्नल पहुंच गया आपका इफेक्टर ऑर्गन तक। तो नेक्स्ट आएगा आपका इफेक्टर सिस्टम। अब किसका बना होता है इफेक्टर सिस्टम, तो इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ इफेक्टर ऑर्गन्स विच इंक्लूड्स मसल्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, तो जिसने रिस्पॉन्स देना है वो मोटर सिस्टम होता है या उसे ही हम इफेक्टर सिस्टम कहते हैं। उसमें आती है मसल्स और ग्लैंड्स जो कि रिस्पॉन्स देंगी। जैसे कि मसल्स कैसे, या तो कॉन्ट्रैक्ट होंगी या फिर रिलैक्स होंगी। ठीक है, मसल्स दो ही काम कर सकती हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं या फिर रिलैक्स कर सकती हैं, तो उससे उनकी मूवमेंट होती है। और ग्लैंड्स क्या करती हैं, वो सिक्रीशन या तो करेंगी या बंद कर देंगी। तो इट विल स्विच ऑन और ऑफ द ग्लैंडुलर सिक्रीशन, यानी कि हार्मोन का निकलना या बंद करना, उसको सिक्रीट करना। इस तरह से इफेक्टर ऑर्गन काम करेगा डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का सिग्नल जो है वो नर्वस सिस्टम से उसके पास पहुंचा है। तो अब इसका पूरा न्यूरॉन का आपका पाथवे देख लेते हैं, नर्व इम्पल्स कैसे आती है। तो स्टाइमुलस यानी कि जो भी सडन चेंज होगा उसको सेंस करेंगे सेंसरी ऑर्गन्स। तो स्टाइमुलस से रिसेप्टर सिस्टम पे पहुंचेगा, वहाँ से डेंड्राइट्स यानी कि न्यूरॉन का जो फर्स्ट पार्ट है डेंड्राइट से होता हुआ, सेल बॉडी यानी कि साइटोन से होता हुआ, एक्सॉन से होता हुआ, तो इस तरह से वो सारे न्यूरॉन में से मूव करेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होने के बाद वो जाएगा इफेक्टर ऑर्गन पे। इफेक्टर ऑर्गन की
मतलब डेंड्राइट्स पे आएगा और इसके एक्सॉन से निकल के वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा या तो मसल्स की फॉर्म में या फिर ग्लैंड्स की फॉर्म में, यानी कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगा, फिर ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो ये था आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन में 3 टाइप के सिस्टम्स। अब आगे देखते हैं। नाउ विल सी द नर्वस सिस्टम ऑफ मैन, यानी कि ह्यूमन बीइंग। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कहाँ प्रेजेंट होता है? डोर्सल में। डोर्सल मतलब बैक में, पीछे, पोस्टीरियर, पीछे की तरफ, और इसमें हॉलो कैविटीज़ होती हैं, हॉलो स्पेसेस होते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर 2 पार्ट्स आएंगे इसमें, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है, दिस इज अपर ब्रॉडर पार्ट लाइज इन द हेड, ठीक है, जो सर के अंदर आपका ब्रेन प्रेजेंट होता है। और स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है आपकी? नीचे की तरफ होती है, लोअर, लंबी होती है, लॉन्ग, नैरो एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम नेक टू ट्रंक। तो नेक से लेके पीछे बैकबोन के लास्ट तक आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स पढ़ेंगे हम आगे डिटेल में। देन सेकंड नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे नाम से पता लग रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बिल्कुल बॉडी के सेंटर में होता है। तो हेड के बिल्कुल सेंटर में ब्रेन आ गया और पूरे नीचे वाले पोर्शन में स्पाइनल कॉर्ड आ गई। तो ये बिल्कुल बॉडी के सेंटर में है, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल जैसे नाम से पता लग रहा है, पेरिफेरी यानी कि साइड की तरफ को, बाउंड्री की तरफ को। तो सेंट्रल पार्ट को छोड़ दें तो बाकी वाला जो पोर्शन बचा दैट इज़ योर पेरिफेरल। तो पेरिफेरल पोर्शन में जो नर्वस सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ थ्रेड लाइक नर्व्स, है ना। तो पतली पतली थ्रेड लाइक की नर्व्स होती हैं जो सारी मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। अभी हमने पढ़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व्स का बना होता है। तो उसमें फर्दर 2 तरह की नर्व्स होती हैं, क्रेनियल जो कि ब्रेन को जोड़ती हैं बाकी बॉडी पार्ट से, क्रेनियल वर्ड हम ब्रेन के लिए यूज़ करते हैं। और स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से बाकी बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करेंगी, वो वाली नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स 12 होती हैं, 12 पेयर्स, और स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो 31 पेयर्स होती हैं। ये था आपका सेकंड पार्ट नर्वस सिस्टम का। फिर देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि कंट्रोल करता है सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस विसरल ऑर्गन्स के। विसरल ऑर्गन्स जो भी आपके इम्पॉर्टेंट पार्ट, जितने भी बॉडी के आपके ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, तो उन सब की जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे हार्ट बीट हो गई, लंग्स का जो लंग्स में जो भी रेस्पिरेशन होती है, जो भी आपका लंग्स इनसाइड आउटसाइड मूव करते हैं, ये सारी इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं। इनवॉलेंट्री फंक्शंस क्या होते हैं? जो हमारी विल या इच्छा पे डिपेंड नहीं करते, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते जानबूझ के। जैसे हम हाथ को हिलाएं तो वो हमारी विल पे डिपेंड करता है ना, तो दैट आर कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शंस। और इनवॉलेंट्री फंक्शन जैसे कि आपका खाना मूव कर रहा है आपके फूड पाइप में पहले सेल्सियस प्रोसेस से, तो सारी मूवमेंट्स कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री। तो उनको कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हम फ्लाइट एंड फाइट मोड को बोलते हैं, और जब रेस्ट में रिलैक्स कर रहे हैं, आराम से आपकी डाइजेशन चल रही है सब कुछ, तो वो था आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आगे फर्दर हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो जैसे हमने कहा नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्दर 2 पार्ट थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो अब उनको डिटेल में देखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट इज़ ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है इसकी पोजीशन और शेप। तो ये सॉफ्ट होता है, वाइटिश कलर का, काफ़ी बड़ा, लार्ज, स्लाइटली फ्लैटन्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द क्रेनियल कैविटी ऑफ क्रेनियम, दैट इज ब्रेन बॉक्स ऑफ द स्कल। ठीक है, स्कल यानी कि खोपड़ी। तो स्कल जो है, स्कल का जो आउटर पोर्शन है क्रेनियम, जिसको हम कहते हैं ब्रेन बॉक्स। ब्रेन जिस बॉक्स के अंदर होता है दैट बॉक्स इज कॉल्ड क्रेनियम। तो उसके अंदर जो खाली पोर्शन है उसको हम कैविटी बोलते हैं, है ना। जो भी खाली हॉलो पोर्शन होता है दैट इज़ कैविटी बेसिकली। तो ब्रेन बॉक्स का जो खाली पोर्शन यानी कि क्रेनियल कैविटी है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या? ब्रेन। कैसा है? सॉफ्ट है, वाइटिश है, लार्ज है, और बिल्कुल राउंड तो नहीं होता, फ्लैटन्ड होता है सरफेस पे। ठीक है, ऊपर से फ्लैटन्ड शेप का होता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ थिंकिंग। तो मेन जो थिंकिंग का काम है वो सारा का सारा ब्रेन में ही होता है। इट इज़ अ सेंटर ऑफ थिंकिंग विच इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म
एंड न्यूरल कनेक्शंस विच आर लोकेटेड इन द ब्रेन। तो सारे काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है पूरे ब्रेन का, जिसमें बहुत सारे न्यूरल कनेक्शंस हैं जो ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। It is the center of thinking which involves complex mechanism and neural connections which are located in the brain. It is the main coordinating center of the body. तो बॉडी के सारे सिस्टम को जो कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, वो बेसिकली ब्रेन करता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन इंटीग्रेट डिफरेंट इनपुट्स एंड सेंड डिफरेंट आउटपुट्स। तो ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो सारे ही जो भी सिग्नल्स इसके पास आते हैं उन सभी इनपुट्स को इकट्ठा करता है, इंटीग्रेट करता है, और डिपेंडिंग अपॉन उस इन्फॉर्मेशन पे वो डिफरेंट आउटपुट भी जनरेट करता है। ओके, अभी हमने ब्रेन की शेप और लोकेशन देखी। नेक्स्ट है मेनिंजेस। तो ब्रेन इज़ कवर्ड बाय 3 मेनिंजेस और मेम्ब्रेन्स। तो जो ब्रेन का कितना सेंसिटिव पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, तो इसकी जो कवरिंग है ना, तो 3 टाइप की मेम्ब्रेन्स की कवरिंग होती है, जिनको कवरिंग उन मेम्ब्रेन्स को ही हम मेनिंजेस कहते हैं। तो 3 मेनिंजेस कौन सी हैं? पिया मेटर, एराकोनॉइड और ड्यूरामेटर। पिया मेटर जो होती है सबसे अंदर वाली पतली सी वेस्कुलर शेप होती है। पिया मेटर कैसी मेम्ब्रेन है? सबसे अंदर की तरफ ब्रेन में, काफ़ी पतली होती है और वेस्कुलर यानी कि वेसल्स के शेप की होती है ना, जिसके अंदर जगह होती है वेसल्स, जैसे आपने ब्लड वेसल्स पढ़ी है ना, तो वेस्कुलर है, सबसे अंदर है और काफ़ी थिन होती है। कौन? ये वाली मेम्ब्रेन या मेनिंजेस। सेकंड है आर्केनॉइड, ये आपकी मिडल में होती है, काफ़ी पतली है और ये भी वेस्कुलर है। ड्यूरामेटर सबसे बाहर वाली है, इट इज़ थिक, आउटर बाहर की तरफ, एंड फाइब्रस, ये दोनों वेस्कुलर हैं और ये फाइब्रस है, सबसे बाहर वाली है, काफ़ी थिक होती है। तो ये तीनों कवरिंग हैं किसकी? ब्रेन की। नाउ द स्पेस बिटवीन दीज मेनिंजियल मेम्ब्रेन्स आर फिटेड विद द लिम्फ लाइक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो ये हमने कहा 3 जो अंदर, बाहर और मिडल में तीनों आपकी क्या हैं? मेम्ब्रेन्स हैं। तो इन मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या होता है? लिम्फ हमने ऑलरेडी लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ा है, जैसे कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इस फ्लूइड यहाँ पे भरा रहता है। और जो मेनिंजियल मेम्ब्रेन है दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। ये जो तीनों मेम्ब्रेन्स हैं, इनका काम क्या है? किसी भी तरह की मैकेनिकल इंजरी ना हो ब्रेन को। जबकि ये जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के मैकेनिकल शॉक से ब्रेन को। ठीक है, मैकेनिकल इंजरीज से बचाती हैं मेम्ब्रेन्स या मेनिंजेस, और मैकेनिकल शॉक से बचाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि इन मेम्ब्रेन्स के बीच में होता है, लिम्फ लाइक, लिम्फ की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ब्रेन का। पहले हमने देखा ब्रेन का, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पहले हमने उसकी लोकेशन शेप देखी, देन उसमें किस किस टाइप की मेनिंजेस है वो देखी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ब्रेन का डिटेल में। तो ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब इन्हें डिटेल में देखते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट है ब्रेन का फोर ब्रेन। इट फॉर्म्स एंटीरियर 2/3 ऑफ ब्रेन एंड इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 3 पार्ट्स। तो फोर ब्रेन सामने वाला यानी कि एंटीरियर, फ्रंट वाला, जिस फ्रंट वाले को हम एंटीरियर कहते हैं, तो फोर ब्रेन सबसे सामने वाला या फ्रंट वाला पोर्शन होता है ब्रेन का। 2/3 पार्ट फोर ब्रेन ही होता है और ये मेन थिंकिंग का काम करता है, जो कि ब्रेन में होता है। और इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं। ओल्फैक्टरी लोब्स, फर्स्ट ओल्फैक्टरी यानी कि जो कि सेंस को स्मेल करता है, तो ओल्फैक्टरी लोब जो है फोर ब्रेन का, वो कंट्रोल करता है सेंस ऑफ स्मेल को। ठीक है, 1 पेयर, ये जो आपके ओल्फैक्टरी लोब्स हैं, इनकी एक पेयर होती है, छोटे साइज़ के होते हैं और क्लब शेप के होते हैं। जो आपके कार्ड्स हैं ना, कार्ड्स में जो क्लब वाला कार्ड होता है, तो उस तरह की शेप के होते हैं। सेकंड पार्ट है सेरिब्रम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फोर ब्रेन में आपको सेरिब्रम को अच्छे से समझना है। सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, किसका? पूरे ब्रेन का। ठीक है, और फोर ब्रेन का तो है ही है, पर पूरे ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ऑलमोस्ट 80% वेट जो है ब्रेन का, वो सेरिब्रम का ही होता है। ये डिफ्रेंशिएटेड होता है इनटू 1 पेयर, एक जोड़ा, किसका? सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स का। अगर ऊपर की तरफ से आप क्रॉस सेक्शनल व्यू देखोगे हेड का, तो वहाँ पे 2 आपको स्फेरिकल
जो है हेमिस्फेयर जैसे दिखेंगे, आधे आधे स्फेयर्स ना, ऊपर से अगर आप इस तरह से उसको काटो तो दो तरफ को हेमिस्फेरिकल पार्ट्स दिखेंगे। तो वो दोनों हेमिस्फेयर जो हैं वो मिलकर सेरिब्रम बनते हैं। तो दिस इज़ वन पेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स बाय अ मीडियन और सेरिब्रल फिशर। तो बीच में जो उसका जिससे वो अलग अलग होते हैं उस पार्ट को हम कहते हैं सेरिब्रल फिशर, या उसी को मीडियन भी कहते हैं। Roof of each cerebral hemisphere is highly folded to form ridges and grooves called zyri and sulci respectively। कि इसको सल्की भी पढ़ते हैं बट इस सुल्ची। तो जो आपका सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये देखिए, ये है आपका, ये देखिए ये सारा आपका सेरिब्रम है। तो इसमें आपको इस तरह से फोल्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें फोल्ड्स में ये उठा हुआ पार्ट है और यहाँ पे बीच में क्या है, ये थोड़ा सा ग्रूव टाइप दिख रहा है। तो जो उठा हुआ पार्ट है इसको हम एक को बोलते हैं जायरस और प्लूरल है उसका जायरी। और ये जो हॉल कैविटी सी दिख रही है ना, नैरो सा पार्ट ये वाला, दीज ग्रूव जो हैं इनको कहते हैं सुल्ची, ठीक है। तो ये रिजिस, उठे हुए पोर्शन को हम रिजिस कहते हैं, रिजिस को जायरी कहते हैं, और जो बीच वाला पोर्शन है ये दिस कैविटी टाइप, इसको हम ग्रूव्स या सुल्ची कहते हैं, ठीक है। तो रूफ जो है सेरिब्रल हेमिस्फेयर की हाईली फोल्डेड होती है टू फॉर्म द रिजिस एंड ग्रूव्स, जिनको जायरी या सुल्ची कहते हैं। और जो पेरिफेरल पार्ट है सेरिब्रम का, इनके साइड्स वाला, इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। तो जो बाहर का पोर्शन है सेरिब्रम का वो होता है ग्रे मैटर, जो कि बना होता है नॉन मॉड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स का, और इसे कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो हम नॉन मॉड्यूलेटेड पार्ट जो है नर्व फाइबर्स जो होती हैं वो आपका ग्रे पोर्शन बनाती हैं, ग्रे मैटर बनाती हैं। ब्रेन का पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। तो जो उसका पेरिफेरल यानी कि बाहर वाला पोर्शन है सेरिब्रम का, दैट इज़ कॉल्ड ग्रे मैटर, और उसे ही हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं, ठीक है। आउटर पोर्शन इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। And the central part of cerebrum is formed of white matter that is of medullated nerve fibers only and is called cerebral medulla, ठीक है। जो ग्रे वाला पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड सेरिब्रम कॉर्टेक्स, और जो वाइट वाला मैटर है दैट इज़ कॉल्ड सेरिब्रल मेडुला। जो सेरिब्रम का आउटर या पेरिफेरल वाला पार्ट है दैट इज़ ग्रे, और जो अंदर वाला सेंट्रल वाला है दैट इज़ वाइटिश, जो कि मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स का बना होता है सिर्फ, और उसे हम कहते हैं सेरिब्रल मेडुला। समझ गए, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बाहर वाला और सेरिब्रल मेडुला अंदर वाला। नाउ ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 4 लोब्स। तो हर एक, जो हमने कहा जो आपका 4 ब्रेन है उसका जो सेरिब्रम वाला पार्ट है वो 2 हेमिस्फेयर्स से बना है। तो जो हर एक हेमिस्फेयर है वो फर्दर 4 लोब्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है। तो जो फ्रंटल लोब है दैट इज़ फ्रंटल लोब, जिसको हम एंटीरियर सामने वाला है, उसमें कौन से सेंसरी मोटर एरियाज़ हैं, मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, एसोसिएशन एरिया एंड ब्रोकाज एरिया। तो जो मोटर एरिया उसका फंक्शन क्या है, मोटर एरिया कंट्रोल करता है सारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, है ना, बॉडी पार्ट्स की जितनी भी वॉलेंट्री मूवमेंट है उनको कंट्रोल करता है मोटर एरिया ऑफ फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रम। और प्री मोटर एरिया इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस जो भी विसरल ऑर्गन्स के उनको कंट्रोल करता है। एसोसिएशन एरिया जो है वो सेंसेशन ऑफ मूवमेंट के बीच में एसोसिएशन प्रोवाइड करता है। ब्रोकाज एरिया स्पीच को कंट्रोल करता है, ब्रोंकाई से आया ये, ब्रोका एरिया कंट्रोल्स द स्पीच। ये सारे फ्रंटल लोब के फंक्शंस हैं। देन है आपका पैरिटल लोब। पैरिटल लोब क्या करता है, इसे हम सोमैस्थेटिक एरिया भी कहते हैं, जो कंट्रोल करता है जर्नल सेंसेशंस को, जैसे पेन है, टच है, टेम्परेचर है, इन सब को कंट्रोल करता है पैरिटल लोब। ओके, देन थर्ड इज टेम्पोरल लोब, जिसको लेटरल लोब भी कहते हैं हम, साइड्स को होता है ये टेम्पोरल लोब। इसमें इसके सेंसरी और मोटर एरियाज हैं, टेस्ट एरिया, ओल्फैक्टरी एरिया, ऑडिटरी एरिया एंड विजुअल एरिया। टेस्ट एरिया कंट्रोल करता है टेस्ट को, जिसको गस्टेशन भी कहते हैं। ऑल्फैक्टरी एरिया स्मेल को सेंस करता है। ऑडिटरी हियरिंग को, ऑडिट मतलब ठीक है, ऑडियो से आया हियरिंग, तो ऑडिटरी एरिया हियरिंग को कंट्रोल करता है। विजुअल एरिया विजुअल सेंसेशंस को कंट्रोल करता है। एंड थर्ड मैंने बाद में लिख दिया, थर्ड बाद में है, फोर्थ मैंने पहले लिख दिया है। तो फोर्थ पार्ट है ऑसिपिटल लोब, जिसको पोस्टीरियर, जो सबसे पीछे होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा फ्रंटल लोब, फ्रंट वाला एंटीरियर,
देन पैरिटल मिडल वाला, देन टेम्पोरल लेटरल वाला, एंड लास्ट वन इज़ पोस्टीरियर जो सबसे पीछे वाला है, ऑसिपिटल लोब, जिसका सेंसरी एरिया है विजुअल एरिया और ये विजुअल सेंसेशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये थे आपके सेरिब्रल हेमिस्फेयर के 4 लोब्स और उनका फंक्शन। नेक्स्ट है 3 एरियाज ऑफ सेरिब्रम आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, सॉरी 3 नहीं, दीज एरिया जो हमने अभी पढ़े ना सेंसरी मोटर एरियाज, तो ये सारे जो हैं वो 3 कैटेगरीज में लाई करते हैं, सेंसरी, एसोसिएशन एंड मोटर एरियाज। सेंसरी एरियाज रिसीव करते हैं सेंसरी इम्पल्सेस जैसे कि साउंड की, विजन की, स्मेल, टेस्ट एक्स्ट्रा, वही सेंस ऑर्गन से। एसोसिएशन एरिया जो है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशंस को इंटरप्रेट करता है, और मोटर एरिया कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, फॉर एग्जांपल लेग्स, आर्म्स एक्सेट्रा। ठीक है, सेंसरी एरियाज वो होंगे जहाँ से आपका सेंसरी इम्पल्सेस रिसीव होंगी, और मोटर एरिया से उनका रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और बीच में एसोसिएटरी एरिया उनको सिग्नल को इंटरप्रेट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका मोटर एरिया वर्क करेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका सेरिब्रम कंट्रोल्स द वॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी एंड इज ऑल्सो द सीट ऑफ मेमोरी, विल, इंटेलिजेंस एंड लर्निंग। तो जो आपका सेरिब्रम वाला पार्ट है वो सारा आपको, जो आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है, कितनी इंटेलिजेंट हो, कितनी अच्छी सी चीज़ें सीख लेते हो, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सेरिब्रम पार्ट ऑफ योर फोर ब्रेन। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। ओके, देन थर्ड पार्ट है फोर ब्रेन का, डाईएनसेफेलॉन। डाईएनसेफेलॉन, इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड बाय सेरिब्रम एंड इज़ फॉर्म्ड ऑफ, तो जो हमने कहा अभी सेरिब्रम है उसके अंदर होता है डाईएनसेफेलॉन। ठीक है, डाईएनसेफेलॉन कम्प्लीटली, इसको पूरी तरह से सेरिब्रम से कवर होता है, और ये बना होता है थलामी और हाइपोथैलेमस से। थलामी जो होती है पेयर ऑफ मासेस या न्यूरॉन्स की, और कंडक्ट करती है नर्व इम्पल्सेस को, जैसे पेन की, टच या टेम्परेचर एक्स्ट्रा, टू द सेरिब्रम, सो एक्ट एज अ रिले सेंटर। डाईएनसेफेलॉन जो कि थर्ड पार्ट है फोर ब्रेन का, ये बना होता है थलामी और हाइपोथैलेमस से। ऊपर वाली परत होती है थलामी, जो कि किससे बनी होती है, पेयर ऑफ मासेस ऑफ न्यूरॉन से, और वो कंडक्ट करती है सारी इम्पल्सिस को टू द सेरिब्रम, सेरिब्रम को देती है, इसलिए कैसे वर्क करती है, एज एन रिले सेंटर की तरह एक्ट करती है। हाइपोथैलेमस भी बना होता है पेयर ऑफ मासेस ऑफ न्यूरॉन से ही, जो कि प्रेजेंट होता है थलामी से नीचे, बिलो थलामी, एंड इट कंट्रोल्स द इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस लाइक हंगर, थर्स्ट, स्वेटिंग, स्लीप, वाटर बैलेंस, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर बैलेंस एक्स्ट्रा। तो इन सारी ही इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ को हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है। ओके, वन मोर थिंग जो कि हम एंडोक्राइन में भी पढ़ेंगे, जो डाईएनसेफेलॉन है इसका जो फ्लोर होता है नीचे वाला पोर्शन, एट द फ्लोर ऑफ द डाईएनसेफेलॉन देयर लाइज पी सीड शेप पिट्यूटरी बॉडी which secretes a number of trophic hormones which regulates the secretions of hormones from other endocrine glands, so is called the master gland। तो जो आपका डाईएनसेफेलॉन है इसका जो फ्लोर है नीचे वाला पोर्शन, वहाँ पे एक छोटा सा मटर के दाने की शेप का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं हम, या पिट्यूटरी बॉडी, और ये बहुत सारे हॉर्मोन्स, ट्रॉफिक हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती है, और साथ ही यही डिसाइड करती है, रेगुलेट या कंट्रोल करती है बाकी ग्लैंड्स को कि वो कितना और कब हार्मोन सिक्रेट करेंगे। तो दैट्स वाई दिस, ये जो मास्टर ग्लैंड, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। सारे एंडोक्राइन सिस्टम में ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। तो ये आपका सारा फोर ब्रेन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं मिड ब्रेन। ओके, नेक्स्ट है ब्रेन का सेकंड पार्ट, मिड ब्रेन। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 2 पार्ट्स। मिड ब्रेन 2 पार्ट्स का बना होता है, ऑप्टिक लोब्स एंड सेरिब्रल पेंडिकल्स। ऑप्टिक लोब जो होते हैं एक पेयर ऑफ लार्ज साइज लोब होता है, और हर एक लोब जो होता है फर्दर 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है, दैट मीन्स कि टोटल 4 लोब्स होते हैं इसके। तो इसका काम क्या है, दिस कंट्रोल्स द मूवमेंट्स ऑफ हेड, आईज, ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल रिफ्लेक्सेस ऑफ साइट एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस ऑफ साउंड। तो ये जो आपके ऑप्टिक लोब्स हैं इनका काम क्या है, ये जैसे आप कोई चीज़ देखते हो या सुनते हो, तो किसी चीज़ को देख के जो आपके आइज़ की मूवमेंट होती है, या किसी चीज़ को सुन के जो आपके नेक की मूवमेंट होती है, जहाँ से आवाज़ आती है उस तरफ को आप मूव करते हो, तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है मिड ब्रेन का ऑप्टिक लोब्स।
देन इसी का सेकंड पार्ट है मिड ब्रेन का सेरिब्रल पेंडिकल्स, या जिसको लैटिन में हम क्रूस सेरिब्री भी कहते हैं, सेरिब्रल पेंडिकल्स, और लैटिन में क्रूस सेरिब्री। ये होती है पेयर ऑफ बैंड्स ऑफ नर्व फाइबर्स विच कोऑर्डिनेट हाइंड ब्रेन विद फोर ब्रेन। तो सेरिब्रल पेंडिकल जो होता है वो नर्व फाइबर्स का ही बैंड होता है जो हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइंड ब्रेन। ये फर्दर 3 पार्ट्स का बना होता है, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, इन तीनों पार्ट्स को देखते हैं। तो हाइंड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज नहीं होना है। सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है और ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम है, एंड दिस इज सेरिबेलम जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ये काफ़ी लार्ज साइज़ का होता है, लार्ज साइज़ का लोब होता है जो प्रेजेंट होता है सेरिब्रम से नीचे। ठीक है, सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे होता है, अभी हम डायग्राम में देखेंगे। सेरिब्रम इज लार्ज साइज लोब प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम, और इसका काम क्या है, इट कंट्रोल्स द इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जैसे जब आप वॉक करते हो किसी स्ट्रेट लाइन में, तो या फिर आप वॉक करते हो, साइकिलिंग या लिफ्टिंग करते हो, तो इन सब चीज़ों में एक तो ये कंट्रोल करता है सारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को, चलने की या कोई भी चीज़ आप चला रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, उठा रहे हो, तो उस चीज़ में। और सबसे इम्पोर्टेंट ये इक्विलिब्रियम और पोस्चर ऑफ द बॉडी, इसको कंट्रोल करता है। जो आपके बॉडी का पोस्चर है, बैलेंस बना के आप चलते हो, वो सारा कौन करता है, हैंडल सेरिबेलम करता है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो असिस्ट एक्शंस ऑफ सेरिब्रम पार्ट। ठीक है, सेरिब्रम जो हमने पीछे देखा था, सारे जो भी ये एक्शंस करता है, कंट्रोलिंग के फंक्शन करता है, उन सब में सेरिबेलम इसको असिस्ट करता है। इट कंट्रोल द प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस, फॉर एग्जांपल अमाउंट टू सी, हियर, स्मेल एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये जैसे हम किसी चीज़ को देख के अपनी आंखें उस तरफ मूव करते हैं, किसी आवाज़ को सुन के अपने नेक उस तरफ घुमाते हैं, तो ये एग्जैक्टली हम कितना घुमाएं नेक को या कितनी आंखों को उस तरफ घुमाएं, बिल्कुल प्रिसीशन और एक्यूरेसी के साथ जो कंट्रोलेशन होती है वो किसके वजह से होती है, सेरिबेलम की वजह से। तो प्रिसाइज कंट्रोल करते हैं, यानी कि कितना आपको देखना है किसी चीज़ को, कितना अपनी गर्दन को मोड़ना है, ठीक है, कितनी आंखें आपने खोलनी है, कितनी देर किसी चीज़ को स्मेल करना है, ये सब जो कंट्रोल्स हैं वो सेरिबेलम के अंडर आते हैं। इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस, जैसे कि टर्निंग ऑफ नेक एज अ रिफ्लेक्स। तो अभी रिफ्लेक्स एक्शंस में हम पढ़ेंगे, एकदम से कोई आवाज़ आती है, आप नहीं चाहते भी उस तरफ मुड़ जाते हो, तो एकदम से जो आपकी नेक टर्न हो जाती है। ठीक है, वैसे तो आप अपनी गर्दन अपने हिसाब से मोड़ोगे, विलिंग से मोड़ोगे, लेकिन रिफ्लेक्शन एक्शन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल करता है, कौन, सेरिबेलम। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इट कांट इनिशिएट एनी मूवमेंट। ठीक है, इनिशिएट सेरिब्रम ही करता है, ये सिर्फ उसको असिस्ट करता है, तो कोई भी मूवमेंट जो है वो इनिशिएट नहीं होती सेरिबेलम में। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो आपको अच्छे से याद रखना है। सेकेंड पार्ट है हाइंड ब्रेन का, पॉन्स। ये एक्ट करता है एज अ कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेशन सेंटर है किसके बीच में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, स्पेशली बिटवीन सेरिबेलम और सेरिब्रम। तो सेरिबेलम और सेरिब्रम के बीच में पॉन्स जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम करता है, या हम इस तरह से कह सकते हैं इट सर्व्स एज अ मैसेज स्टेशन फॉर सेवरल ब्रेन एरियाज। ठीक है, ब्रेन के जो काफ़ी हिस्से हैं उन सब में ये मैसेज स्टेशन का काम करता है, बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जो है मैसेज पास ऑन करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द स्लीप एंड रेस्पिरेशन, है ना, कितनी देर सोना है, कि अगर आप नींद को कंट्रोल भी कर लेते हो तो वो किसका फंक्शन है, पॉन्स का फंक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइंड ब्रेन के 2 पार्ट्स। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हाइंड ब्रेन का। फिर थर्ड पार्ट है हाइंड ब्रेन का, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सबसे पीछे वाला, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला, पोस्टीरियर मोस्ट सबसे पीछे वाला पार्ट ब्रेन का होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है, आप ऐसे समझ सकते हो। सबसे लास्ट वाला पार्ट है नेक के पास होता है, और नेक से स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। इट सर्व्स एज मैसेज स्टेशन फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन से सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक कौन लेके जाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा।
and it also controls the involuntary functions of visceral organs through a number of centers like cardiac center heartbeat के लिए, respiratory center breathing के लिए और salivary center secretion of saliva के लिए। तो बहुत सारे ये सारे आपके involuntary functions हैं, तो इन सबको भी ये कंट्रोल करता है। Then it also has reflex centers to control coughing, sneezing, vomiting, urinating, defecation, blood pressure, swallowing of food, peristalsis etc. तो बहुत सारे रिफ्लेक्स सेंटर्स को भी कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपको खांसी आती है कफिंग, तो आप उसको कंट्रोल कर लेते हो, कि बट छींक को भी आप रोक लेते हो, कंट्रोल कर लेते हो। वॉमिट आ रही है लेकिन अभी गाड़ी का शीशा नहीं खुला, तो आप कंट्रोल कर लेते हो तब तक, है ना। यूरिनेटिंग, बहुत ज़ोर से आपको बाथरूम जाना है लेकिन आप उसको भी कंट्रोल कर लेते हो। वैसे ही स्टूल डेफिकेशन करने को भी आप रोक लेते हो। ठीक है, तो ये सारे आपके रिफ्लेक्स सेंटर्स हैं। ओके सर, तो ये सारा आ गया आपका हाइंड ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन। तो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने फर्स्ट पार्ट जो कि ब्रेन था उसको डिटेल में देख लिया। अब उसका डायग्राम देख लेते हैं पहले। तो ये डायग्राम गिवन है आपकी एनसीईआरटी में। ये देखिए, ये है आपका फोर ब्रेन। ठीक है, ये ऊपर वाला सारा पार्ट क्या है, फोर ब्रेन है। इसमें ये देखिए जो बाहर की कवरिंग दिख रही है आपका क्रेनियम है, स्कल। ठीक है, बाहर का जो ब्रेन बॉक्स जिसको कहते हैं क्रेनियम। और ये सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला पार्ट है सेरिब्रम। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द होल ब्रेन वेट इज सेरिब्रम। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये है आपका मिड ब्रेन, ये है आपका यहाँ पे हाइपोथैलेमस। इसके ऊपर यहाँ पे थैलामी होती है, हाइपोथैलेमस है। और ये छोटा सा दाने की शेप का दिख रहा है, दिस इज़ योर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पोर्शन है आपका हाइंड ब्रेन का, जिसमें ये वाला पोर्शन पॉन्स है। ये आपका ये वाला पोर्शन जो आपका सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे होता है, दिस इज़ योर सेरिबेलम। और ये है मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। ठीक है, तो ये भी डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए, इसकी भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन वाला सेक्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, तो उसकी पोजीशन और शेप कैसी है, ये लंबी है, लॉन्ग, सॉफ्ट, वाइटिश कलर की एंड सिलेंड्रिकल कॉन्टिन्यूएशन है ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि ब्रेन का पार्ट है उसी की कंटिन्यूएशन है, उसी से नीचे की तरफ जाती है, लंबी, सॉफ्ट और वाइटिश। इट लाइज इन द कैविटी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर जो हॉलो पोर्शन है कैविटी, उसके अंदर ही लाई करती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। और इसे कहते हैं न्यूरल कैनल। ठीक है, न्यूरल कैनल उस कैविटी को कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर का जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड न्यूरल कैनल, और उसके अंदर ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। एंड इट इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय 3 मेनिंजेस लाइक ब्रेन। जैसे ब्रेन की 3 मेम्ब्रेन्स की कवरिंग होती है, वही मेनिंजेस की कवरिंग जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी होती है। अब इसका फंक्शन देखते हैं। ओके, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है, ये कंट्रोल करती है सारे रिफ्लेक्स एक्शंस को, जो आगे अभी हम डिटेल में देखेंगे। एंड इट कंडक्ट सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। सेंसरी नर्व्स जो हैं वो लेके जाती हैं आपके सेंसरी सिग्नल को, जो सेंस ऑर्गन से आता है उसको कंडक्ट करती हैं, और मोटर इम्पल्सेस रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। तो सेंसरी नर्व्स को सिग्नल को लेके जाना है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन तक, और मोटर इम्पल्सेस को ब्रेन से बाकी बॉडी पार्ट्स तक। तो ये सारा फंक्शन भी कहाँ से होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड से ही कंट्रोल होता है। ओके, तो ये पढ़ लिया हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेकंड है, हमने 3 नर्वस सिस्टम देखने थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सेकंड वन इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, थर्ड वन इज़ ऑटोनोमस। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ अ नंबर ऑफ लॉन्ग थिन वाइटिश थ्रेड लाइक नर्व्स विच एक्सटेंड बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड बॉडी पार्ट्स। तो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जिसमें आपका आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो उससे दोनों तरफ यानी कि बाहर पेरिफेरी की तरफ जो भी है सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड नर्व्स जिसको हम कहते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी नर्व्स ही आती हैं, ग्रुप ऑफ नर्व्स आती हैं जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करती हैं बाकी बॉडी पार्ट से। तो बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन ये 2 टाइप्स की हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स।
क्रैनियल नर्व्स क्या है, नाम से पता लग रहा है, क्रैनियल मतलब जो ब्रेन से रिलेटेड हैं, तो ये एक्सटेंड करती हैं ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक। और बाकी सारी, क्योंकि कितनी पेयर्स हैं, ये 12 पेयर हैं, तो बाकी सारी की सारी पेयर्स तो एक्सटेंड करती हैं ब्रेन से पार्ट्स ऑफ द हेड तक। लेकिन जो आपकी 10th वाली क्रैनियल नर्व है वो आपकी हेड से यानी कि ब्रेन से नीचे एब्डोमेन तक जाती है। ठीक है, 10th cranial nerve which extends even up to abdomen. In man there are 12 pair of cranial nerves and they may be sensory, motor or mixed. तो जो cranial nerves हैं वो आपकी sensory भी होती हैं, motor भी होती हैं और mixed भी होती हैं, तीनों टाइप्स की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका spinal nerves। स्पाइनल नर्व्स जो हैं ये एक्सटेंड करती हैं स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी पार्ट्स तक। जो क्रैनियल नर्व्स थी वो ब्रेन से पार्ट्स ऑफ हेड तक जाती है एक्सेप्ट 10th वाली, और जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से बाकी बॉडी पार्ट्स तक जाती हैं। तो देयर आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स और ये सारी की सारी ही मिक्स्ड नेचर की होती हैं। जो क्रेनियल है वो सेंसरी, मोटर और मिक्स तीनों टाइप्स की होती हैं, लेकिन जो स्पाइनल हैं वो सिर्फ मिक्स्ड नेचर की ही होती हैं। तो ये था आपका सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट विल सी द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? इट कंट्रोल्स द इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस ऑफ विसरल ऑर्गन्स टू मेंटेन होम्योस्टेसिस इनसाइड द बॉडी, सो ऑल्सो कॉल्ड विसरल नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? सारे ही इनवॉल्यूंटरी फंक्शन जो भी आपके वाइसरल ऑर्गन्स के इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है और बॉडी का होम्योस्टेसिस जो है बना कर रखता है। होम्योस्टेसिस मतलब बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस, टेम्परेचर बैलेंस, जो सारे आपके बॉडी के बैलेंसेस है तो पूरे आपके बैलेंस स्टेट में है तो उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो बॉडी का होम्योस्टेसिस कौन बना कर रखता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बाय कंट्रोलिंग द इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस ऑफ विसरल ऑर्गन्स, इसीलिए इसको हम विसरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ गवर्नड है, ऑटो फंक्शनिंग है। ठीक है, खुद ही मतलब इसको कोई और कंट्रोल नहीं करता है, सेल्फ गवर्नड और अपने आप ही फंक्शन करता है, ऑटो फंक्शंस। और इसके फर्दर दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिफरेंसेस से ही समझते हैं। कौन कौन से फंक्शंस करते हैं? तो फंक्शंस है सिक्रीशन ऑफ टीयर्स एंड स्वेट, आंसुओं का और पसीने का सिक्रीशन जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से इंक्रीज होता है और पैरासिम्पैथेटिक की वजह से डिक्रीज होता है। सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूसेस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से डिक्रीज होता है और पैरासिम्पैथेटिक की वजह से इंक्रीज होता है। हार्ट बीट रेट या ब्लड प्रेशर सिंपैथेटिक में इंक्रीज होता है और पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीज होता है। देखिए, जैसे मैंने कहा था आपको, सिंपैथेटिक मोड जो होता है वो आपका फ्लाइट एंड फाइट मोड होता है। मतलब जैसे कोई डेंजर सिचुएशन होती है जिसमें आप डर जाते हो। ठीक है, डर जाओगे तो ऑब्वियसली आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है टेंशन में, तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आता है। ठीक है, और जब आप पैरासिम्पैथेटिक मोड होता है, जैसे आप रेस्ट कर रहे हो आराम से, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, फ्री, तो उसमें जो है आपका हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर सब कुछ डिक्रीज करते हैं। देन है गट पेरिस्टाल्सिस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में की वजह से डिक्रीज होती है और पैरा की वजह से इंक्रीज होती है। देन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ये जो ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप होती है और ब्रोंकियाई आपके ये डायलेट यानी कि फूल जाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। डायलेशन मतलब फूल जाना, फैल जाना, और पैरासिम्पैथेटिक केस से ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती है यानी कि नैरो, सिकुड़ जाती है और यहाँ पे ये फैल जाती हैं। ओके, देन बॉडी हेयर, इरेक्शन बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हेयर मसल्स एंड फ्लैटनिंग बाय रिलैक्सेशन ऑफ हेयर मसल्स। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था सिंपैथेटिक मोड क्या होता है, जिसमें कि आप डर वाली कंडीशन होती है ना, एकदम से भय वाली स्थिति जो होती है, तो उसमें जब आप डर जाते हो तो हम कहते हैं ना वो हमारे डर के हमारे रोंगटे खड़े हो गए, तो वही है आपका बॉडी हेयर। जब आप डर जाते हो या इस टाइप की सिचुएशन में होते हो तो जो आपकी हेयर मसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो बाल जो है वो खड़े हो जाएंगे। तो बॉडी हेयर इरेक्ट मतलब सीधे खड़े हो जाते हैं। और जब आप रिलैक्स कर रहे हो आराम से तो हेयर मसल्स भी आपकी रिलैक्स कर रही हैं पैरासिम्पैथेटिक मोड में, तो आपके बाल खड़े नहीं होंगे इस टाइम में, वो फ्लैटन होंगे। देन प्यूपिल,
प्यूपिल आँख के अंदर का जो आपका प्यूपिल होता है वो फैल जाता है। कब? जैसे आप घबरा जाते हो किसी एकदम से अजीब सी चीज़ को देख के, आप डर गए तो आपकी आँखें एकदम से खुली की खुली रह जाती हैं, उस केस में आपका प्यूपिल जो है वो डायलेट यानी कि फैल जाता है, जबकि पैरासिम्पेथेटिक में वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है। वैसे यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, पैरासिम्पेथेटिक में वो कंस्ट्रिक्ट करता है यानी कि सिकुड़ जाता है। और नेक्स्ट है आपका न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीटेड। तो न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली केमिकल होता है जो सिक्रीट होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो आपका केमिकल सिक्रीट होता है दैट इज़ योर एड्रेनालाइन, जबकि पैरासिम्पेथेटिक में होता है आपका एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो ये सारे ही आपके फंक्शंस हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम के। तो आज का वीडियो हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।